Good morning. Good morning, Karisha. Good morning. ब्रज किशोर कमेंट बॉक्स में नाम सेंड कर दो। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम सेंड करने की बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि तभी आपकी वो प्रेजेंट लगती है ना उससे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था टेंशन या तनाव क्या होता है। हमने देखा था तनाव के लिए तीन फैक्टर आपके काम कर रहे थे। पहला इंटर कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड फ्रस्ट्रेशन एंड लास्ट में आया था आपका टेंशन। There are three main factors of tension. First, frustration, interconflict and tension. आज का जो टॉपिक है वो आपका केसेस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण कि आखिर जो भारतीय कृषि है वह क्यों पिछड़ रही है। बाय बैकवर्डनेस ऑफ आवर एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी भारतीय कृषि के अंतर्गत जो पिछड़ेपन के कारण है वो आखिर क्यों है। तो हम देखते हैं कि भारतीय कृषि से प्रमुख आशय यह है कि निम्नतम उत्पादकता, यानी कि जो कृषि है उस कृषि की यदि उत्पादकता ज़्यादा होगी तो कृषि बढ़ेगी, लेकिन यदि उत्पादकता कम है तो कृषि की पिछड़ती जाएगी। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर रिफर टू द लो प्रोडक्टिविटी, यानी जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी लो होती जाएगी आपकी कृषि या एग्रीकल्चर बैकवर्ड होता जाएगा, यानी पिछड़ता जाएगा। विच कैन बी विजिटेड ऑन टू बेसिस, जिसके लिए सिर्फ दो आधार जिम्मेदार हैं, या दो आधार पे हम कह सकते हैं कि कृषि बिछड़ रही है या कृषि पिछड़ रही है। पहला जो आधार आपका है प्रति एकड़ उत्पादन, यानी एक एकड़ में उत्पादन क्षमता कितनी है। इस तरह हम कहते हैं ना, कहीं पर एक एकड़ में बहुत ज़्यादा निकल जाता है। मान के चलिए कहीं पर एक एकड़ के अंदर 100 बोरे निकल रहे हैं, लेकिन कहीं पर 20 निकल रहे हैं, तो भारतीय कृषि के अंतर्गत जो उत्पादन है प्रति एकड़ में वो बहुत कम है। एंड सेकंड बेस है आपका निम्नतम, जो आपका सेकंड है उसमें है अनसिविलाइज्ड या अनट्रेंड लेबर, यानी भारतीय कृषि के अंतर्गत जो किसान हैं और किसान के साथ साथ जो लेबर वर्क कर रही है वह देखा जाए तो अनट्रेंड है, यानी कि कुशल श्रमिक नहीं है। तो हम देखते हैं देयर आर टू बेसिस, फर्स्ट इज पर आर्क एंड सेकंड इज पर लेबर। पर आर्क यानी कि प्रति एकड़ में उत्पादन क्षमता कितनी है, और पर लेबर यानी कि जो आपके श्रमिक काम कर रहे हैं उन श्रमिकों की कार्य क्षमता कितनी है। हाउ मैनी द वर्क लोड ऑफ आवर वर्कर, यानी वर्करों का लोड है वह कितना जा रहा है, और प्रति एकड़ में आपकी उत्पादक क्षमता कितनी है। जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, वन द बोथ ग्राउंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया इज लो। इन दोनों तरीके या इन दोनों आधार निम्न है, चाहे वह प्रति एकड़ पर आर्क का आधार हो, ऑन द बेसिस ऑफ पर आर्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लेबर, यानी कि श्रमिक भी कम है और उत्पादन क्षमता भी कम है। इन दोनों के कारण हमारी जो कृषि है वह कैसी हो जा रही है, बैकवर्ड में चली जा रही है, यानी पिछड़ेपन में जाती जा रही है। जब हम देखते हैं कई विद्वानों के अंतर्गत जिन्होंने कृषि क्षेत्र पर अध्ययन किया है, उनके अनुसार कई रिसर्च और अनुसंधान में यह निकल के आया, कुछ प्रमुख बिंदु निकल के आए। देयर आर मैनी सम पॉइंट आर ऑकर इन बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर
द फॉलोड ऑफ मैनी स्कॉलर, यानी विभिन्न विद्वानों ने जो अनुसंधान किया है, उस अनुसंधान के कारण कुछ प्रमुख बिंदु ऐसे निकल के आए हैं जिनसे ये कह सकते हैं कि कृषि के पिछड़ेपन के ये कारण हो सकते हैं। वैसे यदि देखा जाए तो कई कारण निकल के आएंगे। हम अपनी दृष्टि से भी यदि देखते हैं तो देयर आर मैनी फैक्ट ऑकर इन बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, बट हम सोशोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो जो थिंकरों ने, जो स्कॉलर ने कारण बताए हैं, उन कारण को हमें मानना पड़ेगा। इन द सोशोलॉजी मैनी स्कॉलर और मैनी थिंकर जस्ट डाउन अ रिसर्च and develop of many some points by any scholar। तो ये जो पॉइंट जो हमारे समाज शास्त्रियों ने, हमारे विद्वानों ने दिए हैं, उन पॉइंट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि किन बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी या भारतीय कृषि पिछड़ रही है, पिछड़ती जा रही है। देयर आर मैनी सम पॉइंट ऑकर बाय मैनी स्कॉलर इन इंडियन एग्रीकल्चर। देखते हैं पहला, रिड्यूस साइज ऑन फील्ड, यानी कि खेतों का छोटा आकार। जब हम बात करते हैं खेतों के छोटे आकार के बारे में, तो आखिर क्यों खेतों का आकार धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है? वाई डिड यू कॉन अ स्मॉल साइज ऑफ आवर फील्ड, क्यों होता जा रहा है ये? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि खेतों के छोटे होने का प्रमुख कारण उत्तराधिकार का नियम है, जिस नियम के आधार पर एक संकलित जो खेती हुआ करती थी, वह खेती, मान के चलिए पिताजी है, उनके 4 पुत्र हैं। अब चारों पुत्रों में यदि वह खेती डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो खेतों का आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रमुख पॉइंट जो देख रहे हैं, वह प्रमुख पॉइंट यह है कि उत्तराधिकार के आधार पर खेतों का आकार जो है छोटा होता जा रहा है। द मेन रीजन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस इज बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फर्म और फील्ड, यानी एक प्रमुख रीजन यह है एग्रीकल्चर का कि छोटे खेतों का होना। द मेन रीजन फॉर दिस द लॉ ऑफ सक्सेशन, यानी कि उत्तराधिकार के नियम के आधार पर ही खेतों का आकार छोटा हो रहा है। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर all his sons share the some archival land so that the large form are also reduce the smaller size। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पिताजी हैं, उनकी मृत्यु के उपरांत क्या होता है, जितने भी उनके पुत्र हैं, उन सभी पुत्रों में खेत का समान आधार पर बांट दिया जाता है। द डिवीजन ऑफ अ सेम पार्ट इन एवरी सन, सभी पुत्रों में। गुड मॉर्निंग अमित। अमित अपना कमेंट बॉक्स में नाम सेंड कर दीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिताजी की मृत्यु के बाद आफ्टर फॉर डेथ आवर फादर द लैंड और आर्केबल लैंड, यानी खेती योग्य भूमि को सभी पुत्रों में, देयर आर ऑल सन्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अ इक्वल, सभी पुत्रों में इक्वल इक्वल बांट दी जाती है। जब इक्वल इक्वल बांट दी, मान के चलिए 10 एकड़ की जमीन है, और 10 एकड़ की जमीन को यदि 4 पुत्रों में बांट दी जाए, तो जो 10 एकड़ में खेती हो रही है, वह बटे हुए 10 एकड़ में नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब खेत बढ़ जाएगा, द डिवाइडेड फॉर आर्केबल लैंड, तो क्या होगा, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि खेतों का आकार वो स्मॉल हो जाएगा। द आर्केबल लैंड इज अ स्मॉल साइज। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं खेतों के छोटे, रिड्यूसिबल साइज ऑफ आर्केबल फील्ड और अ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर इज अ बैकवर्डनेस, यानी खेतों के छोटे आकार होने के बाद जो हमारी खेती है, वह खेती कैसी हो रही है? पिछड़ती जा रही है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है आपका इरिगेशन प्रॉब्लम, यानी कि जो सिंचाई व्यवस्था है
आज भी हम देख रहे हैं कि रूरल एरिया में सिंचाई की जो प्रॉपर व्यवस्था है वह नहीं हो पाती है। और भारत के अंदर यदि हम बात करें तो भारत के अंतर्गत आज भी व्यक्ति सिंचाई के साधनों के लिए वेस्ट करता है या डिपेंड करता है बरसात पर। यानी कि आज के स्तर पर भी सिंचाई के लिए हम किस पर डिपेंड हैं? बारिश पर। इरिगेशन प्रॉब्लम एग्रीकल्चर इन इंडिया, I also rely on the mercy of nature in the latter of half of 20th century। यानी कि 20वीं शताब्दी में भी हम वहीं पर थे, आज भी हम वहीं पर हैं। That is because farmer do not have adequate irrigation resources, have to depend on rain। यानी आज का जो किसान है, आज का किसान भी पूरी तरह से प्राकृतिक वर्षा पर आश्रित है। यदि वास्तव में देखा जाए तो लगभग 43% of the entire agriculture sector was the irrigated by artificial irrigation channel। यानी कि लगभग 43% जो कृषि योग्य भूमि है उन पर सिंचाई के आर्टिफिशियल यानी कि जो आज के तरीके हैं उन तरीकों का उपयोग नहीं किया जाता है। जिस तरह हम देखते हैं स्प्रिंगफील्ड, छोटी छोटी सिंचाई करने के लिए जो बूंद बूंद प्रणाली होती है वो प्रणाली भी हम लोग यूज़ नहीं करते। हम जो यूज़ कर रहे हैं पूरी तरह से बरसात के पानी का उपयोग करते हैं खेती के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खेती के पानी पर ही पूरी तरीके से हमारी भारतीय कृषि डिपेंड करती है। द इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द नेचुरल रेनफॉल। यहाँ पर भारतीय जो खेती है सिंचाई के नए तरीकों को भी यूज़ नहीं कर रही है। द डू नॉट यूज़ न्यू फीचर्स ऑफ इरिगेशन, ना ही नए तरीकों का उपयोग कर रही, ना ही आर्टिफिशियल तरीकों का यूज़ कर रही है। तो जब सिंचाई नहीं होगी, पहला हम देख चुके हैं कि खेतों का आकार छोटा, रिड्यूस द आर्केबल लैंड, एंड सेकेंड इरिगेशन प्रॉब्लम, खेतों का आकार भी छोटा है और सिंचाई की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो हमारी जो खेती है, जो हमारा एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर इज अ बैकवर्डनेस, हमारा भारतीय कृषि क्षेत्र पिछड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं लैक ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, यानी कि आधुनिक औजारों की कमी या आधुनिक औजारों का अभाव। जो नए औजार आ रहे हैं खेती के लिए उन औजारों का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। दे डू नॉट यूज अ न्यू इम्प्लीमेंट इक्विपमेंट इन एग्रीकल्चर, इन इंडियन एग्रीकल्चर। यानी कि भारतीय कृषि में जो कृषि से संबंधित नई नई तकनीक आ रही हैं, नए औजार आ रहे हैं, उनका उपयोग भी भारतीय ग्रामीण कृषक नहीं कर पा रहे हैं। वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दे आर डू नॉट एजुकेटेड एंड डू नॉट गेट इट एनी नॉलेज फॉर न्यू इम्प्लीमेंट और न्यू इक्विपमेंट, क्योंकि उन्हें उन औजारों की जानकारी नहीं है और ना ही वे इतने एजुकेटेड हैं कि नए प्रकार की जानकारी को कलेक्ट करें, नए प्रकार के औजारों को कलेक्ट करें और अपनी खेती में उनका उपयोग करें। तो हम देख रहे हैं कि यदि आप इफ द यूज ओनली फॉर ट्रेडिशनल इक्विपमेंट, जब आप पारंपरिक औजारों का उपयोग कर रहे हैं आज के जनरेशन में, तो कहीं ना कहीं आपको खेती से संबंधित समस्याएं आएंगी। Because at that time many new equipment or implement developed in agriculture field and the usage and growth of our agriculture। क्योंकि आज के समय में भारतीय कृषि के लिए कई प्रकार के नए इक्विपमेंट और इम्प्लीमेंट आ चुके हैं और इनके उपयोग पर
हम अपनी कृषि को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाने के लिए इन औजारों का ज्ञान होना, इनकी जानकारी होना आवश्यक है। दे मस्ट बी कंपल्सरी नॉलेज ऑफ यूजिंग अ न्यू इक्विपमेंट इन एग्रीकल्चर। यदि आप नए उपकरणों का उपयोग करना चाह रहे हैं तो आपको उनसे संबंधित जानकारी होना आवश्यक है। यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो आप इन उपकरणों का उपयोग नहीं कर पाओगे। They do not any knowledge of new equipment, then do not use in our agriculture। जब जानकारी नहीं है तो आप इन इक्विपमेंट का यूज नहीं कर पा रहे, और नए इक्विपमेंट का यदि आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी जो भारतीय कृषि है वो पिछड़ जाएगी। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा रिड्यूस द आर्केबल लैंड, सेकंड हमने देखा इरिगेशन प्रॉब्लम, थर्ड हमने देखा लैक ऑफ न्यू इक्विपमेंट और न्यू इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इक्विपमेंट के बारे में एक चीज और हम बात करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है अपनी खेती के विकास के लिए कई प्रकार की जानकारियां भी दे रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में भी हम अपने इक्विपमेंट का या न्यू इक्विपमेंट का उपयोग नहीं कर पाते हैं। बाय द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड आ नॉलेज और सम टेक्निक in related agriculture or Indian agriculture, but do not getting any knowledge related to our new equipment। सरकार भले ही जानकारी दे रही है, लेकिन उस जानकारी को प्राप्त करने के रिसोर्स ग्रामीण फार्मर पर उपलब्ध नहीं है या ग्रामीण किसान पर उपलब्ध नहीं है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे इक्विपमेंट के कमी के कारण भी हम नई प्रणालियों को, नई टेक्निक का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। These new agriculture implement do not wish to be used intermediately। जब उपयोग ही नहीं कर पा रहे तो हमारी कृषि कैसे हो जाएगी, पिछड़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है एब्सेंस ऑफ क्वालिटी मैन्यूअर एंड सीड्स, यानी कि उन्नत बीज और खाद का अभाव। एब्सेंस ऑफ क्वालिटी मैन्यूअर एंड सीड, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी खेती के अंतर्गत हम आज देख रहे हैं कि कई प्रकार की नई खाद आ गई है, कई प्रकार के नए बीज आ चुके हैं मार्केट के अंदर। इन द मैनी न्यू मैन्यूअर एंड मैनी न्यू सीड्स इन एग्रीकल्चर, खेती के अंदर कई प्रकार के उन्नत बीजों का आविष्कार होता जा रहा है, जिन्हें हम आज कह रहे हैं बीटी बेसिलस थ्योरियम पर आधारित नए प्रकार की बीज उत्पन्न होते जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, जिन बीजों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं, अपनी कृषि को बढ़ा सकते हैं। बट ग्रामीण एरिया में, इन द रूरल एरिया, डू नॉट प्रोवाइडेड अ न्यू सीड एंड न्यू मैन्यूअर इन एग्रीकल्चर, क्योंकि ग्रामीण एरिया तक वह नए बीज और नई खाद पहुंच ही नहीं रही है। इन द इंडियन फार्मर आइदर डू नॉट यूज अ क्वालिटेबल मैन्यूअर एंड सीड, भारतीय किसान नए खादों का, नए बीजों का उपयोग नहीं कर पा रहा है। एवन इफ दे डू मे नॉट एबल टू मेक एनी एक्सपेरिमेंट, जब उपयोग नहीं कर पा रहा है तो कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं होगा, कोई प्रयोग भी नहीं होगा। यदि आप नए बीजों का उपयोग करोगे तो आपको यह महसूस होगा, आपको फील होगा कि हमारी कृषि ग्रोथ कर रही है। दे आर यूज अ न्यू सीड्स और न्यू मैन्यूअर, देन वी ग्रोथ आवर एग्रीकल्चर इन रूरल एरिया। दे आर आउट ऑफ द लीगल ऑफ साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, ना तो बीज खाद का उपयोग हो पा रहा है और ना ही वैज्ञानिक विधियों का, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर वैज्ञानिक विधियां कृषि के विकास के लिए हमारे वैज्ञानिक वर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और नई प्रकार की वैज्ञानिक विधियों का डेवलप कर रहे हैं। दे आर मैनी साइंटिस्ट इज रिसर्च ऑन एग्रीकल्चर एंड डेवलप्ड अ न्यू टाइप ऑफ सीड एंड मैन्यूअर
and these seed and manure use our agriculture and growing। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक विधियों का डेवलप कर रहे हैं, नए खाद का उपयोग कर रहे हैं, नए बीजों का बना रहे हैं, तो इनके आधार पर यदि हम इन्हें उपयोग करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी कृषि या हमारी खेती में ग्रोथ होती जा रही है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज फाउंड टू बी डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन और फास्फोरस एसिड। भारतीय किसान नाइट्रोजन और फास्फोरस एसिड का ही उपयोग कर पा रहा है, विच रिक्वायर गुड क्वालिटी ऑफ मैन्योर। इसके साथ उसे नई और उन्नत खाद का उपयोग करना चाहिए, विच रिक्वायर गुड क्वालिटी ऑफ मैन्योर। यानी कि जिसकी रिक्वायर क्या है, उत्तम खाद। यदि उत्तम खाद का उपयोग नहीं करेगा तो कृषि में क्या आ जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा, बैकवर्डनेस आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट देखा लैक ऑफ या स्मॉल साइज ऑफ आर्केबल लैंड। फिर हमने देखा इरिगेशन प्रॉब्लम, खेतों का छोटा आकार, सिंचाई व्यवस्था की परेशानी। नेक्स्ट हमने देखा न्यू इक्विपमेंट का यूज ना हो पाना, एब्सेंस ऑफ क्वालिटी मैन्योर एंड अ सीड, यानी कि ना ही नए औजारों का उपयोग हो रहा है और ना ही नई खाद और नए बीजों का उपयोग हो पा रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एब्सेंस ऑफ कैपिटल एंड इनडेबिटनेस, यानी कि पूंजी और ऋणग्रस्तता। कैपिटल एंड इनडेबिटनेस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो ग्रामीण किसान है, सबसे पहली बात तो उसके लिए पूंजी का अभाव रहता है, और चूंकि ग्रामीण एरिया में रह रहा है तो ऋणग्रस्तता से लिप्त रहता है। ऋणग्रस्तता का इनडेबिटनेस का तात्पर्य है कि जब किसान, जो कि गांव का किसान है, अपनी खेती के लिए गांव के जमींदार, साहूकार, इनसे क्या करता है, पूंजी लेता है, पैसा उधार लेता है, और वह पैसा खेती में यूज करता है, और पैसे की पूर्ति ना होने पर वह ऋण से ग्रसित हो जाता है। इन द इंडियन रूरल फार्मर इज लैक ऑफ अ कैपिटल in our agriculture, but sometime maybe take some money in via zamindar or sahukar and use our agriculture, and that money use our agriculture but not get it our profit, then continue indebtedness। यानी कि जब वह पूंजी या कुछ पैसा गांव के जमींदार से ले रहा है, जमींदार हुआ, साहूकार हुआ, इनसे पैसा उसने उधार लिया और अपनी खेती में लगा दिया, लेकिन जब वह देखता है कि खेती से उसे वास्तविक लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाई और वह अपनी पूंजी को वापस नहीं कर पाया, तो क्या होगा, वह धीरे धीरे ऋण से ग्रसित हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, उसके कंटिन्यूसली इनडेबिटनेस आती जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इन द रूरल इंडिया हैज अ किंगडम ऑफ पॉवर्टी। मोस्ट ऑफ द फार्मर हियर आर फोर्सेस टू लिव इन पॉवर्टी, पॉवर्टी इन्फ्लुएंस देयर द आवर ऑक्यूपेशन। यानी कि जो पूंजी ले रहा है अपने व्यापार के लिए या अपनी कृषि के लिए, उस पूंजी का वास्तविक लाभ, एक्चुअल प्रॉफिट उसे प्राप्त नहीं हो रहा है, नॉट गेट इट एक्चुअल प्रॉफिट इन आवर एग्रीकल्चर लैंड बाया एग्रीकल्चर लैंड। यानी कि जो उसकी खेती योग भूमि है, उस खेती योग भूमि से उसे वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, और वास्तविक लाभ प्राप्त ना होने की दशा में वह ऋण से ग्रसित हो जाता है, do not get it actual profit, then the take a indebtedness। और इसी के साथ साथ जब व्यक्ति पूंजी ले रहा है या पैसा ले रहा है, तो किस लिए लेता है,
न्यू फर्टिलाइजेशन के लिए, न्यू सीड्स के लिए, न्यू म्यून्योर के लिए, यानी कि नई खाद के लिए। जो व्यक्ति ने वहाँ के जमींदार या साहूकार से पैसा लिया है, उस पैसे का उपयोग वह कहाँ करना चाहता है? नई खेती में, नए बीजों के लिए। लेकिन some occur any condition do not get it a new seeds, manure and the agriculture equipment, because these products are very costly। जो प्रोडक्ट वह लेना चाह रहा है वह कैसे होते हैं? समाज के अंदर या मार्केट के अंदर काफ़ी महंगे होते हैं, और महंगाई के कारण वह व्यक्ति ऋण से ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अनस्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, यानी कि अयोग्य कृषक और अयोग्य श्रमिक। यहां पर जब हम खेती की बात कर रहे हैं, मोस्टली इंडियन फार्मर आर अनएजुकेटेड, यानी कि जो ग्रामीण किसान है वह इतना शिक्षित नहीं है कि नई तकनीक का उपयोग कर सके, क्योंकि शिक्षा का ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव होता है। द लैक ऑफ एजुकेशन इन अ रूरल सोसाइटी एंड आल्सो अ पीजेंट सोसाइटी, क्योंकि रूरल सोसाइटी और पीजेंट सोसाइटी, मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है। ओनली फॉर वन डिफरेंस, पीजेंट सोसाइटी एंड रूरल सोसाइटी। पीजेंट सोसाइटी आर आल्सो totally based on agriculture, but rural society is based on some time of agriculture and related for other work, यानी कि जो ग्रामीण समाज है वह खेती के साथ साथ खेती से संबंधित अनेक छोटे छोटे कार्यों पर भी आश्रित रहता है। लेकिन जो कृषक समाज है वह पूरी तरीके से एकमात्र कृषि पर आधारित या आश्रित रहता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं रूरल सोसाइटी और पीजेंट सोसाइटी, यहाँ पर दोनों सोसाइटी इंक्लूडेड है हमारे खेती के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे भारतीय किसान हैं, भारतीय ग्रामीण किसान हैं, उनमें शिक्षा का अभाव है, और शिक्षा के अभाव के कारण ही वह नई तकनीकों का उपयोग नहीं कर पाता है। बीइंग कंजर्वेटिव माइंडेड, इट इज अ कंजर्वेटिव, फैटलिस्टिक एंड इग्नोरेंट। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा भारतीय किसान है उसका जो माइंड क्या है, या जो मस्तिष्क है, सीमित मस्तिष्क है, क्योंकि उसने अपने समय में सिर्फ ट्रेडिशनल या पारंपरिक तरीके ही देखे हैं। इन रूरल कम्युनिटी फार्मर जस्ट सीन और अ ट्रेडिशनल टेक्निक इन एग्रीकल्चर। तो जब आप सिर्फ एक चीज देख रहे हैं कि एक परंपरागत जो तरीके चल रहे हैं खेती के वही देख रहे हैं, तो आप नई शिक्षा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दे डू नॉट एक्सेप्टेड अ न्यू एजुकेशन रिलेटेड अ एग्रीकल्चर। इसलिए जो माइंड कैपेसिटी रहेगी या जो माइंड की सोचने की क्षमताएं रहेंगी वह कैसी रहेंगी? कंजर्वेटिव या सीमित रहेंगी। द माइंड कैपेसिटी ऑफ रूरल फार्मर इज अ कंजर्वेटिव माइंड इन एग्रीकल्चर। उसका खेती को लेकर और अपने परंपरागत तरीकों को लेकर जो सोच रहेगी वह अविकसित या संकुचित सोच रहेगी। Being ignorant, then can neither understand nor able of the irrigation reform, the program implemented by the government। जब सीमित सोच रहती है तो सीमित सोच में गवर्नमेंट के द्वारा या हमारी सरकार के द्वारा जो नई खेती के लिए इम्प्लीमेंट टेक्निक की जा रही हैं उन तकनीकों का यूज नहीं करेगा। दे डू नॉट यूज अ न्यू टेक्निक डेवलप्ड बाय अ गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार के द्वारा नई तकनीकों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उन तकनीकों को वह इग्नोर करेगा, क्योंकि उसका मानना ये रहेगा, ग्रामीण किसान का मानना ये रहता है कि जो परंपरागत तरीके हैं वही उचित और सही हैं। दे रियलाइज ऑफ द इंडियन फार्मर
a traditional technique is must be easy and develop our agriculture growth। यानी उन्हीं पारंपरिक तरीकों पर चलकर वह यह मानता है कि हमारी कृषि में प्रगति या उन्नति हो रही है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि अनस्किल्ड फार्मर एंड अनस्किल्ड लेबर के कारण भी हमारी जो कृषि है वह पिछड़ रही है। ऑन द बेसिस ऑफ अनस्किल्ड फार्मर एंड अनस्किल्ड लेबर, द इंडियन एग्रीकल्चर इज बैकवर्डनेस। नेक्स्ट हम देखते हैं लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि तकनीकी शिक्षा का अभाव। आज के समय में हम देख रहे हैं कि कृषि से संबंधित कई प्रकार की नई तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आर अवेलेबल ऑफ इंडियन फार्मर और इंडियन गवर्नमेंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। खेती से संबंधित नए प्रकार की तकनीकी शिक्षा का उपलब्ध सरकार द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तकनीकी जो शिक्षा है वह भी एक प्रकार से ग्रामीण खेती में या भारतीय कृषि में पिछड़ेपन का कारण बन रही है। वन रीजन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्ड इज लैक ऑफ टेक्निकल एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एजुकेशन। यानी कि ग्रामीण समाज में तकनीकी शिक्षा को लेकर जो एक धारणा बन जाती है कि नई तकनीक खेती के लिए गलत है। There the feel are some mentally concept created the new technique and agriculture is not a proper growth। किसानों का, जो भारतीय ग्रामीण किसानों का मानना है कि नई तकनीक का यदि हम उपयोग करते हैं तो हमारी खेती में प्रगति या हमारी खेती में ग्रोथ नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने देखे कई प्रकार के पॉइंट। ये तो आपके मेन जो स्कॉलर हैं, समाजशास्त्री हैं, उनके द्वारा ये पॉइंट या ये कारण बताए गए हैं। देयर आर द मैनी स्कॉलर ऑकर सम मेन पॉइंट ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, बट इन द आवर व्यू, यदि हम हमारे अनुसार भी देखेंगे तो इनके अलावा भी कई प्रकार के ऐसे कारण निकल के आएंगे जिनके कारण हम ये कह सकते हैं कि भारतीय कृषि पिछड़ रही है। There are many facts occur are related to a backwardness of agriculture। कोई डाउट आज की क्लास में आपको? ओके, टेरेसा कोई डाउट? दया कोई डाउट? अमित, पलक? ओके, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अ केसेस ऑफ पीजेंट टेंशन, यानी कि जो आपका नया टॉपिक रहेगा वह रहेगा कृषक तनाव के कारण, यानी कि किसानों में तनाव किन किन कारणों को लेके होता है। केसेस ऑफ पीजेंट टेंशन। ओके।